हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ओके, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रे एंड शिफ्ट ऑफ लाइट रे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो नेक्स्ट हमने मान लिया यहाँ पर PQRS हमारी कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जहाँ उसकी थिकनेस हमने मान ली T और ग्लास स्लैब है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने उसका म्यू से इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, और इसके अपर सरफेस PQ पर, ठीक, ये नॉर्मल हमने डिनोट किया है NM से, जिसको हमने उसके सेकेंड सरफेस तक एक्सटेंड कर दिया है। जो सेकेंड सरफेस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट M तक। ओके, तो फिर AB उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे है फर्स्ट सरफेस पे, मान लिया कि वो नॉर्मल से I एंगल इंसिडेंट कर रही, तो NAB हमारा NB हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये जो डॉटेड हमने दिखाया है, डॉटेड लाइन, ये किसको इंडिकेट कर रही है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। ये इंसिडेंट लाइट की क्या है, इनिशियल डायरेक्शन है। ओके, और ये जो है, ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं तो जैसे ही, ठीक, लाइट रे का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, पहले एयर से चल रही है, फिर कहाँ पर एंटर कर रही है, ग्लास में, फिर वापस कहाँ पर आ रही है, एयर में। तो एयर से चलकर जब ग्लास के अंदर एंटर करेगी, है ना, मतलब कि डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो ये हमारी BC के फॉर्म में वो ट्रेवल करेगी। ये हमारी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। एंगल हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला जो एंगल हो गया हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब ये जो लाइट रे है कहाँ पर, सेकेंड सरफेस, मतलब ग्लास के अंदर ही ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करते हुए कहाँ पर इंसिडेंट होगी, उसके सेकेंड सरफेस। ओके, और यहाँ इंसिडेंट होकर कहाँ पर, बाहर की ओर एमर्जेंट हो जाएगी, एयर में निकल जाएगी ना। तो ये जो बाहर निकल रही है ये लाइट रे हमारी कौन सी लाइट रे है, इसको हम कहेंगे एमर्जेंट रे, है ना, जो एयर में आ रही है। ओके, अब यहाँ से, है ना, तो ये पहले सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके, वो सेकेंड सरफेस पर क्या बन जाएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देख सकते हो ज्योमेट्रिकली कौन से एंगल बन रहे हैं, ये इस तरह से बन रहा है ना, Z बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो पहले सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइट रे जब एमर्जेंट होगी, है ना, अब वो एयर में जा रही है, ठीक है, कहाँ से निकलकर, ग्लास से निकलकर एयर में जा रही है, तो इस बार नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होगी। यहाँ नॉर्मल को हमने नाम दे दिया M डैश M डैश, तो नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होगी, दूर हट जाएगी, है ना, और जो बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे। ओके, अब यहाँ एंगल्स देख ले, तो ये वाला जो एंगल है जो एमर्जेंट रे बनाती है, ठीक है, एक्चुअल में है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन जनरली हम उसे एमर्जेंट एंगल भी कहते हैं, है ना। तो एमर्जेंट एंगल की वैल्यू कितनी ही होगी, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंट के। अब ऐसा क्यों, है ना, उसको अब हम समझेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट एंगल, मतलब लाइट अगर डिफरेंट मीडियम से, पैरेलल मीडियम से चलते हुए वापस अपने इनिशियल मीडियम में आ जाती है, तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एमर्जेंट एंगल दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर, ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे क्यों इक्वल होते हैं अब, ठीक है। तो ये है, फिर नेक्स्ट देखें यहाँ हम कि जो लाइट रे है हमारी CD, एमर्जेंट लाइट रे, तो इस लाइट रे को अगर हम देखें तो लाइट एमर्जेंट लाइट रे क्या हो गई है, इंसिडेंट लाइट रे जो थी ये वाली, इस इंसिडेंट लाइट रे की पोजीशन से, है ना, उसकी इनिशियल डायरेक्शन से थोड़ी सी डिस्प्लेस, है ना, हटकर बाहर निकली है। ओके, मतलब यहाँ पर वो जिस डायरेक्शन पर जा रही थी उस डायरेक्शन से थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, डिस्प्लेस हो गई, है ना, परपेंडिकुलरली वो वहां से डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ओके, तो इस रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ही क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमें देखना है कि लाइट रे कितनी लेटरली डिस्प्लेस हुई है, मतलब हमें पहला ये फाइंड करना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन है ना, जिसको हमने किससे इंडिकेट कर दिया है इस पे डायग्राम पे, CE से। तो CE हमारी क्या हो गई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक, व्हाट डज, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्पर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, और ये देखना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही टर्म्स हमने लिख दिए जो इससे रिलेटेड जो हमने टर्म्स यूज किए हैं, है ना। जैसे लाइट क्या है, PQRS हमने मान लिया है ग्लास रे, T क्या होगी उसकी थिकनेस, ओके, म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, AB हो गई हमारी इंसिडेंट रे, BC हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास में ट्रेवल कर रही है, ओके, और CD हो गई हमारी इमर्जेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट NBA, it is a angle of incident and denoted by I, है ना। Now take the angle MBC will be the angle of refraction and it is denoted by angle R, ठीक। And now and again at second surface, ठीक है, at second surface the angle M dash CD will be the emergent angle which is equal to the angle of incident, है ना। तो ये हमारे सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं एंड दिस आर्म या साइड CE इज इंडिकेटेड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों के बीच में इंसिडेंट लाइट रे की इनिशियल डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के बीच में किसको इंडिकेट कर रही है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, इसी को हमें फाइंड करना है। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज देखें जो हमने टर्म्स कहे हैं जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एक बात ध्यान में रखें, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये तो सेम होगी ही, और जो इमर्जेंट रे होगी, है ना, लाइट रे जो बाहर निकली होगी, द इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ओके, मतलब इमर्जेंट रे पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के। अब क्यों होगी, इस तरह से होगी, थोड़ा सा उसको इससे मैथमेटिकल इससे समझे, उसके ज्योमेट्री से समझे ना। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो रिवर्सिबल होता है ना, पाथ ऑफ लाइट रिवर्सिबल है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लाइट रे को हमने एयर से ग्लास में भेजा है ना, एयर से ग्लास में वो इंसिडेंट हुई है, ओके, और ठीक, तो एंगल्स हमने मान लिए, मान लो यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आई है ना, एयर में 30 डिग्री का एंगल बनाते इंसिडेंट हुई है, ग्लास में गई कितने एंगल पे बनाया उसने, 20 में ना। कोई भी एक वैल्यू होगी जो एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल रहे कि 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 ही होगा, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर एयर से अगर लाइट रे 30 का एंगल बनाते हुए ग्लास में आ रही है, ओके, तो ग्लास में मान लिया उसने 20 एंगल बनाया, ठीक। अब अगर हम लाइट रे का पाथ जो है हमको पता है रिवर्सिबल होता है, तो अगर हम उसे ग्लास से कितने में 20 पर इंसिडेंट करवाएंगे ना, ग्लास में अगर हम उसे नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करवाएं, 20 डिग्री का, है ना, तो फिर ये एयर में अगर जा रही हो ग्लास से निकलकर, तो यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगी, 30 का, ओके, क्योंकि उसका पाथ कैसा होता है, रिवर्सिबल, ठीक। एयर से 30 में आ रही, ग्लास में 20 बना रही, तो ग्लास से 20 में जाएगी, एयर में कितने बन जाते हुए निकलेगी, 30 पे, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट के बेस पर हम, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बेस पर, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ समझे उसको एक अलग से, तो ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ये एयर से एंटर हुई है कहाँ पर, ग्लास में, तो एयर से ग्लास में एंटर हुई है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना R है ना।
ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, आर। अब हमने यहाँ क्या देखा कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल क्या है ना, इसके दोनों सरफेस पे ये नॉर्मल कैसी लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे ना, ये पैरेलल है दोनों नॉर्मल, तो फिर ये और ये कैसे हो गए, अल्टरनेट। तो अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, अब लाइट रे, ठीक है, लाइट रे ग्लास से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर कहाँ पर जा रही है, अब एयर में जा रही। पहले क्या हुआ, पहले वो एयर से ग्लास में आई, है ना, एयर से ग्लास में आई, ठीक है, आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे हुआ है, आर एंगल पे, है ना, ग्लास में। अब हमने कहा कि ग्लास पे आर एंगल बना रही, ओके, तो फिर एयर में जब निकलेगी तो डेफिनेटली कितना एंगल बनाएगी, आई बनाएगी। वही कॉन्सेप्ट, ऐसे मान लो ये 30 का एंगल है ना, तो ये 30 का, ये कितने का, कितने बनाते हुए निकली, 20, तो ये 20 हुआ, फिर इधर निकलेगी तो कितने का, एयर में वापस आएगी तो 30 का, है ना। तो जो हमने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, दोनों एंगल सेम होंगे। अब दूसरी बात जो हमने कही है ना, कि दोनों लाइट रेस मतलब इंसिडेंट लाइट रेस एंड इमर्जेंट लाइट रेस पैरेलल होगी, ओके। क्यों पैरेलल होगी उसे ऐसे समझे, चलिए, है ना, यहाँ पर इधर उस फिगर में हम उसको खराब नहीं करते, वहां पे इधर समझते हैं, है ना। तो ये होगी बेटा हमारी, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ आई। अब ये लाइट है हमारी, ये उसकी कौन सी डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई, ओके, ये वाला। तो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, ओके, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये कितने एंगल बनाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल हो गया आर, ठीक है, ये एंगल हो गया आर, ठीक, ये एंगल हो गया आर, ओके। अब इधर है ना, ये एंगल हमारा कितना हो गया, आई, ठीक है। अब एक चीज समझना, तो लाइन पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, क्या पहचान है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, कैसे पता चलेगा पैरेलल है, ठीक है, मतलब हमने उसको बनाया इसलिए नहीं कि ऐसे पैरेलल दिखाई दे रही है ना, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली क्या पहचान है, अगर हम इस पे ट्रांसवर्सल खींच दें, ओके, एक ट्रांसवर्सल खींच दे, ये एंगल सेम होते हैं, है ना, हमें मालूम है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जो एंगल बनाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर वो सेम है, ओके, ये पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल जो एंगल बनाती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम होते हैं, या उसका अपोजिट बोल दो कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन पर, कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन पर जो एंगल बना रही है, ठीक है, करस्पॉन्ड एंगल, अगर वो इक्वल हुए तो फिर ये दोनों लाइन कैसी होगी, वन लाइन और सेकेंड लाइन कैसी होगी, पैरेलल, ओके। मतलब दो लाइन पर ट्रांसवर्सल बना दो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू अगर देख रहे हम, अगर वो दोनों सेम आती है तो समझ लो कि वो लाइन क्या है, वो लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ है ना, ये हमने एक हमारी इस लाइन पे, ये इमर्जेंट लाइट रे है, हमें चेक करना है कि इमर्जेंट लाइट रे और जो इनिशियल डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट रे की वो पैरेलल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर इन पर एक है ना ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पर ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, तो दोनों ऐसे हैं, है ना, ये नॉर्मल है, ये हमारी आई, ये आई, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल आई, ये एंगल आई, ओके, अल्टरनेट एंगल है। अब ये एंगल, ठीक है, तो फिर ये वाला जो एंगल है, ठीक है,
ये लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही, पहले नॉर्मल पर उसने कितना एंगल बनाई, आई। अब ये नॉर्मल हम यहाँ ड्रॉ करें तो भी कितना एंगल बनाएगी, आई बनाएगी। ये नॉर्मल हम यहाँ ड्रॉ करें तो भी कितने एंगल बनाएगी, आई बनाएगी। ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करो तो भी आई एंगल, है ना। नॉर्मल तो कहीं भी ड्रॉ कर रही है, ऐसी लाइट आ रही थी, यहाँ ड्रॉ किया तो आई रहेगा ना, यहाँ पर भी ड्रॉ किया तो आई। नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये इंसिडेंट लाइट रे जो हमारी आ रही थी, है ना, ये नॉर्मल से आई बनाया। अब मान लो कि हम ये नॉर्मल यहाँ नहीं बनाते, हम ये यहाँ बनाते इस जगह, तो ये एंगल भी कितना ही होता, आई होता। या अब इस नॉर्मल को हम यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते, तो ये एंगल भी कितना ही होता, आई। अब ये नॉर्मल पर इधर जो इमर्जेंट रे है वो भी जो एंगल बना रही है कितना ही बनाएगी, आई बनाएगी। तो क्या समझ में आया हमको कि जो हमारी इमर्जेंट रे है ना, और ये वाली जैसे हम उसको इधर ड्रॉ कर दें, ये हमारी कौन सी हो गई, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारी इमर्जेंट रे। तो यहाँ दोनों कैसा एंगल बना रही है, सेम एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइटें कैसी हुई, पैरेलल हुई, है ना। ये तो छोटी छोटी बातें जो मतलब अभी जैसे हम जनरली बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये लाइट पैरेलल होगी, ये एंगल सेम होगी, इसको आज हमने ज्योमेट्रिकली समझ लिया, ठीक है, ओके। लेकिन हमें तो डेरिवेशन निकालना है किसके लिए, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है, एट फर्स्ट सरफेस P2, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ना, तो लाइट रे जिस अपनी इनिशियल डायरेक्शन से जिस एंगल पर मुड़ जाती है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, ये मतलब ये इंसिडेंट लाइट रे है ना। तो इंसिडेंट लाइट रे अपनी इनिशियल डायरेक्शन से जितना मुड़ रही, ये इधर है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे, ओके, है ना। ये ऐसे जा रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे मुड़ गई, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पहले तो नाम लिख दिया हम इसका, है ना, CBE, ओके। एंगल ऑफ डेविएशन ये लिख देते हैं एंगल CBE। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू देखना, जो ये सामने वाला जो एंगल है, ओके, ये पूरा एंगल कितना है, आई, है ना। ये एंगल आई है तो उसका अपोजिट, ये पूरा एंगल क्या है, उसका अपोजिट है, ओके, ऐसे समझे यहाँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल, ये है ना, ये एंगल आई हुआ, ओके, ये एंगल हमारा आई, तो ये पूरा भी कितना हुआ, आई हुआ। और ये बीच में से रिफ्लेक्टेड रे जा रही, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है यहाँ पर, आर, ओके। तो ये जो एंगल बचा कितना बचा, आई माइनस आर, है ना। कितना आ गया हमारे पास, आई माइनस आर, ठीक है। ये हो गया, इस ट्राइंगल में हमें एंगल की वैल्यू मिल गई, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCE, ओके। क्या हो गई ये, आई माइनस आर, ठीक है। अब हमें निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो वही जो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना, कौन सा ट्राइंगल, BCE। तो इस BCE में हमें निकालना है CE की वैल्यू। CE यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और हमारे पास एक और साइड है BC, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है ना, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, इन ट्राइंगल, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BCE, ओके, BCE, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं साइन, ओके, आई माइनस आर, है ना, ये साइन माइनस आर, ये एंगल क्या है इसमें, आई माइनस आर है, ओके। तो साइन आई माइनस आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन हो गया यहाँ पर, CE,
हाइपोटेनस कौन हो गया, BC। ओके, ये BC हो गया। ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब यहाँ हमें फाइंड करना था CE। ओके, तो CE आ गया BC साइन, ठीक है, I माइनस R, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ एक चीज देखें कि हमारे पास क्या BC की वैल्यू है, ये वाली जो, क्या हमारे पास BC है? हमारे पास BC की वैल्यू भी नहीं है ना। हमारे पास गिवन सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ गिवन है इस ग्लास स्लेब की मोटाई, उसकी थिकनेस गिवन है। मतलब किसकी वैल्यू है हमारे पास, BM की वैल्यू है। BM क्या होगी, उसकी थिकनेस हो गई। BC हमारे पास नहीं है और हम उसे निकाल भी नहीं सकते क्योंकि लाइट रे का रिफ्लेक्शन अलग अलग एंगल पे होगा, तो हम BC को ज्योमेट्रिकली अभी यहाँ नहीं बता सकते। तो फिर हमारे पास BM की वैल्यू तो है, तो फिर हम BC को, इस BC को किसके फॉर्म में लाएंगे, इस BC को हम BM के फॉर्म में लाएंगे। मतलब रिलेशन देखेंगे किसमें, BC एंड BM में। ओके, तो अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCM, ठीक है, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट इन ट्राइंगल BCM। ओके, ट्राइंगल BCM में अब रिलेशन देखना है किसमें, BM में, है ना, और BC में। तो ये तो फिर ये साइड तो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगी। इस पर एंगल बना है, इस पर एंगल बना है BM पर, तो BM क्या हो गया, बेस, ये हो गया बेस। ओके, और ये हो गई हाइपोटेनस। तो हमें रिलेशन देखना है बेस और हाइपोटेनस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली कौन रिलेशन बताता है यहाँ पर, है ना, कौन रिलेशन बताएगा, कॉस, ठीक है। तो कॉस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, R, है ना, तो कॉस R, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया BM, हाइपोटेनस हो गई BC। ओके, अब कॉस R, BM की वैल्यू है T, थिकनेस ऑफ, है ना, ग्लास स्लैब BC फाइंड करना है। BC इज इक्वल टू, ओके, T बाय कॉस R, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू BC की, है ना। ये तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो CE कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, T, है ना, साइन I माइनस R अपॉन में कॉस R। ये रहेगा हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये और, है ना, इसे हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, कॉस को R के, है ना, सेक के टर्म में लिख सकते हैं, T सेक R साइन I माइनस R, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है जो P की वैल्यू पर और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू पर, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ कौन चेंज होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम दो मेन फैक्टर बोल सकते हैं, इस पर डिपेंड होना है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब जितनी ज्यादा मोटी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो ये लाइट रे उतनी ही डिस्प्लेस होती जाएगी। ओके, और फिर, है ना, अब जैसे, ओके, तो उसके स्पेशल केस अब हम देख लेते हैं, ठीक है। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसको हम एंगल और इसकी वैल्यू से समझे, है ना। तो पहले हमने मान लिया, ठीक है, द लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली,
इंसिडेंट होती है ना, नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से। ओके, यहाँ है ना, ये हमारी नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी, तो नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है, ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना, 0। ओके, और आई 0 है तो देयरफॉर आर इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, साइन आई माइनस आर, ये हो जाएगा 0, साइन 0 ये 0 हो जाएगा। तो जो, ठीक है, सी ई है, ठीक है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 0, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, है ना। क्यों 0 होगी, क्योंकि एक्चुअल में जो लाइट रे विदाउट डेविएशन, है ना, हमने इससे पहले वाले केस में भी देखा कि लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम पर, तो वो विदाउट डेविएशन, ठीक है, आई भी आर भी कितना होगा, 0 होगा। यहाँ आर 0 है तो इस पर भी आर कितना होगा, यहाँ 0, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर भी 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, फिर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, मतलब लाइट रे विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी, है ना। सेकेंड केस अब हम ले, ठीक है, कि मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मिनिमम तो हम देख चुके हैं कितनी है, 0। तो सेकेंड केस के लिए हमने क्या मान लिया, इफ द लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट, लाइट रे इंसिडेंट टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली ऑन द ग्लास सरफेस। ओके, ये ग्लास स्लैब के सरफेस पर, ठीक है, तो टेंजेंशियली का मतलब ये इस तरह की हम बात कर रहे हैं, हमारी ग्लास स्लैब, ओके, और ये नॉर्मल, है ना, तो नॉर्मल से ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से बता दे, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, मतलब उसको टेंजेंशियली उसको छूते हुए इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर आई कितना हो गया, नॉर्मल से आई इज इक्वल टू 90, है ना। अब आई 90 है, तब हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसको हम देखें, तो इस केस में साइन आई माइनस आर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आर, ओके, और साइन 90 माइनस आर किसके बराबर होता है, कॉस आर के, ओके, तो साइन आई माइनस आर साइन 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये कॉस आर के इक्वल है, ठीक है। देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट सीई की वैल्यू, ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, टी साइन 90 माइनस या आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है, तो सीई कितना रहेगा, टी, इसकी वैल्यू भी कॉस आर और ये भी कॉस आर, ये कैंसर, तो सीई कितना आ गया, टी, है ना, मतलब जितनी की ग्लास की थिकनेस होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया हमको कि लाइट अगर नॉर्मली टेंजेंशियली इंसिडेंट होती है इस तरह से, है ना, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट हो जाएगी, है ना। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है, तो इसको जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, है ना। तो क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होने पर वो इस तरह से, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर अगेन यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो कितने की लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें, टी की, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, थिकनेस ऑफ ग्लास शीट और ग्लास स्लैब के, ओके। तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ओके,